आवाज़ की दुनिया के चाहने वाले सभी दोस्तों का स्टडी विद फौजी फैमिली में मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज का दोस्तों जो टॉपिक है हमारा इंडियन पॉलिटी का हम रिवीजन कर रहे हैं, जो कि दोस्तों आप सब ने देखा होगा। इंडियन पॉलिटी का एक मास्टर वीडियो दोस्तों जो 10 घंटे और 45 मिनट यानी 11.25 घंटे का एक वीडियो बना रखा है इंडियन पॉलिटी का, उसी का हम रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन के माध्यम से दोस्तों हम आप सबको पता है दोस्तों, कोई भी एक सब्जेक्ट 10-11 घंटे में 12 घंटे में कंप्लीट कर पाना मुश्किल होता है। तो उसमें क्या है दोस्तों, जो वनडे एग्जाम होते हैं उनकी दृष्टि को देखते हुए क्या है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं वो उससे जो मैराथन वीडियो होता है या फिर मास्टर वीडियो होता है उसमें वो महत्वपूर्ण टॉपिक तो हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी भी हमें होनी चाहिए जो कि इस इतने छोटे वीडियो में यानी 10-11 घंटे में हम कवर नहीं कर पाते हैं। तो उसको क्या है, अब हम रिवीजन के माध्यम से यानी जो पार्ट नंबर दोस्तों आज अगर देखा जाए तो जो आज का जो रिवीजन का एपिसोड नंबर 3 है, इसके माध्यम से दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। और उस वीडियो के अंदर जो जानकारी दोस्तों आपको विस्तार से नहीं दी गई है वो जानकारी दोस्तों अब रिवीजन के माध्यम से दी जाएगी। आशा करता हूं दोस्तों इससे पहले के दोनों एपिसोड या फिर जो 2 वीडियो है वो रिवीजन के आप देख चुके होंगे। तो आज दोस्तों इसका एपिसोड नंबर 3 इस पर कुछ नजर डालते हैं, जो कि है भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित। यानी दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। और इससे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो देखेंगे। साथ ही दोस्तों जो किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी वीडियो देखते हैं और उनके कमेंट से पता चलता है कि वो किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक भारतीय नागरिक के साथ साथ दोस्तों एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको क्या है, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी तो आपको होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों इंडियन पॉलिटी है वो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। यानी हमारी जो राज व्यवस्था है वो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। जैसे मान लो दोस्तों मूल अधिकार वगैरह है, तो इन सब के बारे में आपको विस्तार से जब तक जानकारी नहीं होगी कि हमारा जो संविधान है उसमें हमारे लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है, हमारे लिए कौन कौन से मौलिक अधिकार है और उनका हनन होने पर हम क्या कर सकते हैं। अगर दोस्तों इस प्रकार की जानकारी आपको नहीं होती है तो ऐसे में क्या होता है, आपका कोई ना कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपका शोषण कर रहा होता है। उस शोषण को रोकने के लिए दोस्तों आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही इंडियन पॉलिटी में उस से संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इंडियन पॉलिटी में आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया, संविधान का निर्माण किया गया। तो जो संविधान सभा की महत्वपूर्ण बैठकें हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो प्रथम बैठक है वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी दोस्तों हैदराबाद हाउस में। और हैदराबाद हाउस कहाँ पर है दोस्तों, ये है दिल्ली के अंदर, वहां पर ये बैठक हुई थी। और प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो सकता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और एक स्थायी अध्यक्ष वो कब बनाए गए, तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे द्वितीय जो बैठक थी यानी दोस्तों इसकी दूसरी जो बैठक थी संविधान सभा की वो कब हुई, 9 के बाद में 2 दिन बाद में यानी दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को ये हैदराबाद हाउस में ही बैठक हो रही थी। और इस समय दोस्तों स्थायी अध्यक्ष बनाए गए राजेंद्र प्रसाद को। ये दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी है। उसके बाद में दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बैठक के बारे में हम जानकारी लेते हैं, जो कि है तृतीय बैठक या फिर तीसरी बैठक जो संविधान सभा की है। ये कब की बात है दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को। इस बैठक के माध्यम से हमारे
संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा वो देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो दोस्तों यहीं से निकल कर आता है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रस्तावना। तो ये काफी महत्वपूर्ण है और ये दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया इसी बैठक के अंदर। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो बैठक थी ये उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था। तो ये कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है मैराथन वीडियो या फिर इंडियन पॉलिटी का मास्टर वीडियो 11.25 घंटे का, इसमें मैंने विस्तार से बताने की कोशिश की थी। अगर आपने उसको अच्छे से देखा है, समझा है, तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। अब दोस्तों इसको, ये जो क्या है उद्देश्य प्रस्ताव है, इसको स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। अब दोस्तों आपको यहां पर ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है इससे संबंधित दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, जो कि है के.एम. मुंशी ने इसको क्या कहा था? संविधान की जन्म कुंडली कहा था उद्देश्य प्रस्ताव को। तो अगर दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। ये तभी संभव है दोस्तों जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे। अब दोस्तों अगली जानकारी जो है वो है गांधी जी के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों जो संविधान सभा की अगर बात करें तो उसमें गांधी जी उनके सदस्य नहीं थे, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों जो समितियां हैं कितनी थी? 22 टोटल समितियां थी संविधान सभा में। ये दोस्तों इससे संबंधित है। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और इसी दिन इसको क्या है दोस्तों स्वीकार कर लिया गया या फिर अंगीकृत किया गया। यानी 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान बनकर तैयार हो गया और इसको स्वीकार कर लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया। और इसी दिन संविधान का पूरा भाग यहाँ पर लागू नहीं होता है, पूरे अनुच्छेद यहाँ पर लागू नहीं होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे इस दिन मात्र और मात्र संविधान के 16 अनुच्छेद ऐसे थे जो लागू हुए। बाकी दोस्तों आप देखेंगे तो मैंने विस्तार से इससे पहले जो वीडियो था मैराथन वीडियो, इसमें बताया था कि इसमें 395 टोटल अनुच्छेद है। अब दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें भाग कितने हैं और अनुच्छेद कितने हैं, वो जानकारी मैंने पहले आपको दे रखी है। अगर आपका रिवीजन करने का मूड है तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इस कमेंट बॉक्स में विस्तार से बताइए कि भागों में और अनुसूचियों में कौन कौन से संविधान संशोधन करके आगे जोड़ी गई अनुसूचियां हैं, वो मैंने रिवीजन वाले पार्ट में भी बताया है। तो ये दोस्तों 395 जो अनुच्छेद थे उनमें से मात्र और मात्र 16 अनुच्छेद इसी दिन यानी 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हो गए। उसके बाद में दोस्तों आप देखिए यहाँ पर कि 24 जनवरी 1950 को क्या होता है, जो संविधान सभा है संविधान सभा को यहाँ पर भंग कर दिया जाता है। अब दोस्तों संविधान सभा को भंग क्यों किया गया? नंबर 1 बात, यह भंग इसलिए किया गया कि संविधान सभा को बनाने का मुख्य उद्देश्य था संविधान बनाना। जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो संविधान सभा स्वाभाविक है कि भंग होनी चाहिए, तो संविधान सभा को भंग कर दिया गया और संविधान सभा के स्थान पर दोस्तों संसद है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा अस्तित्व में आई। उसके बाद में दोस्तों आप देखिए यहाँ पर कि 24 जनवरी के दिन ही राष्ट्रपति बना दिए जाते हैं दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और आप देखेंगे दोस्तों संविधान सभा जैसे ही भंग होती है तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा कार्य करती है। तो आपको पता होगा कि भारत के अंदर जो भी कानून बनेगा लोकसभा पारित करे या राज्यसभा पारित करे, उसके बाद में दोस्तों जो फाइनल प्रक्रिया है वो कहां पर आकर रुकती है? वो रुकती है दोस्तों जो राष्ट्रपति होते हैं वो जब तक हस्ताक्षर नहीं करते हैं तब तक दोस्तों क्या है वो अधिनियम ही कहलाएगा, एक्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए दोस्तों क्या है, ये किसी भी प्रकार का संविधान में संशोधन करना हो या कानून बनाना हो तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले राष्ट्रपति की कुछ तो ऐसे
संविधान संशोधन होते हैं जिसमें अनुमति पूर्व में लेना जरूरी होता है, और किसी में ऐसा है कि लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया, राज्यसभा ने भी दोस्तों उसको क्या कर दिया, पारित कर दिया। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसलिए क्या है, जिस दिन संविधान सभा को भंग किया गया उसी दिन भारत के राष्ट्रपति यहाँ पर चुन लिए गए राजेंद्र प्रसाद को। अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे और सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का था। अब कमेंट बॉक्स में आप बताइए इनका कार्यकाल कितने वर्ष का था, तो ये दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब दोस्तों चलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। मैंने आपको बताया था कि काफी महत्वपूर्ण है, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले प्रस्तावनाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। तो प्रस्तावना में दोस्तों सबसे पहले तो जब आप प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो प्रस्तावना पढ़ने पर आपको क्या मिलता है दोस्तों, संविधान की जो आवश्यकताएं हैं उनको समझने में मदद मिलती है। अब दोस्तों संविधान की आवश्यकता नहीं बल्कि हम जो भारतीय हैं, क्योंकि प्रस्तावना में आप देखेंगे तो उसमें एक शब्द लिखा है हम भारत के लोग, जिसके अंदर दोस्तों भारत के जितने भी नागरिक है, चाहे वो कहीं भी रह रहा हो वर्तमान समय में मजदूरी करने के लिए, चाहे वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इटली, कनाडा कहीं भी जा रखा हो, लेकिन वो क्या है, हम भारत के लोगों में वो भी शामिल है, भारत का नागरिक जो है। तो इसलिए दोस्तों क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो संविधान की आवश्यकता है वो भी क्या है, भारतीय लोगों की आवश्यकता है, और उस आवश्यकता को समझने के लिए हमें प्रस्तावना को पढ़ना होगा। इसलिए दोस्तों प्रस्तावना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों के.एम. मुंशी ने इसको क्या है, जन्म कुंडली भी कहा है संविधान की। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में जो ये प्रस्तावना है वो किस संविधान से ली गई है, तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब दोस्तों उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि इस प्रस्तावना का जो स्रोत क्या है वो मैंने दोस्तों आपको बता दिया है, देश की जनता यानी दोस्तों हम जो भारतीय हैं वही प्रस्तावना का प्रमुख स्रोत है या फिर संविधान का स्रोत है। इसलिए दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रस्तावना का स्रोत देश की जनता है, संविधान के साथ संबंध। अब दोस्तों प्रस्तावना का हमारे संविधान के साथ क्या संबंध है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं, जो कि दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, इन संबंध में अगर देखा जाए तो बेरूबाड़ी यूनियन, ये दोस्तों 1960, इसमें क्या कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यानी दोस्तों प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। कौन से केस में, 1960 का एक महत्वपूर्ण केस है दोस्तों जिसका नाम है बेरूबाड़ी यूनियन। ये दोस्तों केस है जिसके अंदर प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया है। उसके बाद दोस्तों जब देखेंगे आप, इसमें सेकंड जो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसमें दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है इसने अपने निर्णय को बदल दिया, यानी दोस्तों 1960 में इसने बोला कि संविधान का अंग नहीं है प्रस्तावना, लेकिन दोस्तों 1973 के अंदर केशवानंद जो भारती है दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, इसमें अपने ही निर्णय को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक अनिवार्य अंग है किसका, संविधान का, और इसमें संशोधन करना संभव है। यानी दोस्तों प्रस्तावना के अंदर भारतीय संसद अगर चाहे तो संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन के द्वारा किसमें, ये दोस्तों आपकी प्रस्तावना के अंदर संशोधन करना संभव है, ये यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया। अब दोस्तों उसके बाद में आगे चलते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, एसआर बम्बई बनाम भारत संघ। ये दोस्तों संशोधन करना तो संभव है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 1973 में ही बता दिया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने फिर सोचा कि संसद में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, और लोकसभा और राज्यसभा में दोस्तों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जनता के द्वारा चुने हुए
नुमाइंदे तो वहां पर पहुंचते हैं और वो अपने हित को प्रभावित करने के लिए संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए यहाँ पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए कि वो अपने लालच में आकर अपने हित को साधने के लिए किसी भी प्रकार का ऐसा कोई संविधान संशोधन न कर दे जिससे उसका हित तो प्रभावी हो रहा है, लेकिन दोस्तों जो आम नागरिक है, जो उसके खिलाफ है या फिर जो उसके खिलाफ नहीं है, फिर भी दोस्तों क्या है, उसका भी हित प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसलिए दोस्तों क्या है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आप देखेंगे दोस्तों, तो मूल ढांचा, यानी दोस्तों जो प्रस्तावना और संविधान का जो मूल ढांचा है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी दोस्तों भारतीय संविधान में संसद को संशोधन करने की शक्ति दी गई है, लेकिन शक्ति को सीमित किया गया है। इसलिए दोस्तों सीमित करना भी जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि संविधान में कुछ ऐसे संशोधन भी हुए हैं इससे पहले जो कि अपने हित को प्रभावी करने के लिए या फिर अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए उसमें संशोधन किए गए हैं। इसलिए दोस्तों आप सब ने देखा कि प्रस्तावना को संविधान का अंग कब माना कब नहीं माना, इस प्रकार के अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो दोस्तों आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये तभी संभव होगा दोस्तों जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे और रिवीजन करेंगे। अब दोस्तों आपके दिमाग में आएगा, एक चीज मैंने बताई थी यहाँ पर कि इसमें संशोधन करना संभव है। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, नहीं आया तब भी आपके दिमाग में आना चाहिए एक जागरूक स्टूडेंट होने के नाते, कि यहाँ पर मैंने बताया है संशोधन करना संभव है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या इसमें संशोधन किया गया है। तब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे एक संविधान संशोधन हुआ था 42वां, जो कि 1976 के अंदर हुआ था। काफी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है दोस्तों, जिसको मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं, यानी लघु संविधान के नाम से। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे जब भारत का संविधान बनाया गया था तो उस समय दोस्तों मूल संविधान के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 42वें संविधान संशोधन से पहले क्या लिखा था, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये शब्द दोस्तों भारतीय संविधान में था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। क्या किया गया दोस्तों इस 42वें संशोधन के बाद, तो बाद में दोस्तों इसमें जोड़ दिया गया प्रभुत्व संपन्न संपूर्ण लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यहाँ पर दोस्तों संपूर्ण जोड़ दिया गया है, यानी दोस्तों इसमें ये ऐड किया गया संपूर्ण। तो संपूर्ण आप समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे ही संपूर्ण लग गया इसका मतलब है प्रभुत्व संपन्न संपूर्ण लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उसके बाद में दोस्तों सेकंड नंबर में आप देखेंगे समाजवादी शब्द जोड़ा गया और उसके बाद में दोस्तों जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष। तो अब दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि 42वां संविधान संशोधन कब किया गया, इसमें कौन कौन से शब्दों को जोड़ा गया, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर समझेंगे भारतीय संविधान को उद्धार का थैला अथवा बैग क्यों कहते हैं, यह भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों हम इसके बाद जो आगे का रिवीजन होगा जिसके अंदर ये पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान को उद्धार का थैला क्यों कहते हैं, उद्धार का बैग क्यों कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने देखा होगा कि सबसे पुराना संविधान अगर देखा जाए तो लिखित संविधान अमेरिका का है और विश्व का सबसे पुराना तो अमेरिका का हो गया दोस्तों, यूएसए का। और सबसे बड़ा अगर संविधान देखा जाए दोस्तों विश्व का तो भारतीय संविधान है, जो लिखित संविधान भारतीय वो सबसे बड़ा संविधान है। अब दोस्तों इस बड़े संविधान का होने का कारण क्या है, क्यों इतना बड़ा संविधान बनाया, वो दोस्तों संपूर्ण जानकारी हम इससे आगे वाले वीडियो में देखेंगे, जिसके अंदर क्या क्या परिस्थितियां रही जो कि भारतीय संविधान को बड़ा बनाने में क्या है मददगार साबित हुई, या फिर दोस्तों
बड़ा बनने में सहायक सिद्ध हुई। तो ये जानकारी दोस्तों आगे वाले वीडियो में लेंगे। आशा करता हूं दोस्तों आज के वीडियो के द्वारा जितने भी हमने महत्वपूर्ण जानकारी ली है, जो जो टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया है, इससे संबंधित एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप रिवीजन करते रहिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।